अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम के 3 मौजू हैं, मैं पहले उसका तारफ़ करवा दूं। पहला हमारा जो सेगमेंट है वो लापता अफराद का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो बलूचिस्तान के मसले से भी उसका गहरा ताल्लुक़ है उसके बारे में होगा, और उसमें ये हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि रियासत जो है या उसका कोई भी इदारा वो बुनियादी हुकूक जो हैं किसी भी शहरी के वो छीन नहीं सकता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। और इस बात का हम जायज़ा लेंगे कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का मसला जो है वो इतना गंभीर हो चुका है, वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि अलहदगी की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान का कौमी तराना भी बाज़ जगहों पर नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरा हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो असर खान पटिशन के बारे में है और मेहरान बैंक केस जो है वहाँ पे चल रहा है और जिसमें रियासत का पैसा ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसे हलवाई की दुकान, और क्या ये इदारों को ये काम करना चाहिए था? क्या सियासी जमातें बनाना और बिगाड़ना उनका काम है या नहीं? और टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए, इस तरह के कामों में वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आज जो एक ख़बर आई थी कि मारवी मेमन जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़ा था कुछ दिन पहले, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे रायवंड में, और उन्होंने 3 महीने सोचने के बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके लिए बेहतर पार्टी है। इस पर काफ़ी जो ब्लॉगिस्तान है, जो ट्वीट हो रही हैं इसके बारे में, वो काफ़ी दिलचस्प हैं, हम आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे। कुछ लोग उनके फैसले को खुशामदीद कह रहे हैं, बहुत सारे उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज जो है लापता अफराद का केस जो है उस पर बात करेंगे और बलूचिस्तान के हवाले से हम बात का आगाज़ करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल भी लिखा है इसी हफ्ते बलूचिस्तान के मसले पर, जिसमें उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो जब डेवलपमेंट और डायलॉग की बात आती है, जब बातचीत और तरक्की की बात आती है तो इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन गोली चलाना हो, बंदे मारने हो, इसमें वो बहुत एक्सपर्ट हैं। इसलिए ये काम बलूचिस्तान का मसला उनके बस का नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। शहजाद साहब, आपका जो आर्टिकल है इसने बड़ी अच्छी एक बुनियाद मुहैया की है, एक जो रियासत की तरफ से समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप रियासत के नुमाइंदे हैं, लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ का व्यू आ रहा था मुसलसल, इस तरफ से व्यू ये पहली दफ़ा आया है जिसमें ये बात की गई है कि फ़ौज को इन मामला से अलग करना चाहिए। क्यों समझते आप ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैंने जो लिखा, मेरा ये कहा कि हमारे सियासी और जो हमारा तारीख़ी पस मंज़र है उसके अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से आज तक, और इसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप्स दोनों शामिल हैं, यानी कभी मिलिट्री हुकूमत में थी, कभी सिविलियंस की हुकूमत थी। जब भी ये मामला बलूचिस्तान का ख़राब हुआ है तो उस वक्त हर लीडर ने जो उस वक्त जो इसका दौर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक, उसका हल यही समझा और यही जाना कि फ़ौज भेज दी जाए वहाँ पे, और फ़ौज कशी का एक ऐसा पस मंज़र बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हुए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसने वो ध्यान नहीं दिया जो उसको देना चाहिए। हमने बलोची सरदारों के साथ तो ज़रूर मसलों को तय किया शुरू से लेके आज तक, जबकि कलात की रियासत बीच में शामिल हुई, लेकिन हम बलूचिस्तान के अवाम तक नहीं पहुँच पाए, और ये मैं समझता हूँ एक मुकम्मल हमारा जामे और एक नेशनल फेलियर है। इसमें सियासी और फौजी का फ़र्क नहीं है, इसमें सबका रोल सब शामिल है। जो आपने कहा पिंडी और इस्लामाबाद, इससे आपकी मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पिंडी में आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है। देखिए, जो करंट स्पेट ऑफ आपका वायलेंस है वहाँ पे जो इस वक्त चल रहा है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से शुरू हुआ। अब जो आज वहाँ पे फ़ौजी है, ये जो यूनिट्स हैं, जो कमांडर हैं, उनको ये नहीं, इससे ताल्लुक़ नहीं है कि उनको कि मुशर्रफ साहब ने गलती की या कहाँ से गलती हुई। वो एक ऐसे साइकिल ऑफ वायलेंस में घुसे हुए हैं, उनके लिए वो एक जंग का ऐसा मंजर पेश करती है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कोई उनको आके मार देगा। इस साइकिल में से कैसे निकला? तो इस साइकिल में से निकलने का तरीका तो यही है ना कि सबसे पहले उस साइकिल को रोका जाए, उन लोगों से बात की जाए जो कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जो कि उन ग्रुप्स को, जो कि उस ग्रुप्स के लीड करते हैं या जो उनके ऊपर कोई असर रसूख रखते हैं। अताउल्लाह मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, और इस तरह के हमारे जितने बुज़ुर्ग वहाँ पे हैं और बड़े हैं, उनके साथ बातचीत कौमी सतह के ऊपर करने की ज़रूरत है, ताकि इन ग्रुप्स को जो इस वक्त, देखिए, जो नहीं स्टेट को उन्होंने टेक ऑन कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया, चाहे वो बाहर बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, ये 3-4 ग्रुप हैं जिन्होंने कहा कि हमने इस स्टेट को ख़त्म करना ही करना है, स्टेट से अपने आप को तोड़ना है, तो वो तो फिर खुल्लम खुल्ला
इस कौम के दुश्मन बन गए ना। ठीक। तो इसलिए मुल्की सालमियत के हिसाब से भी और ख़ुद मुख्तारी के हिसाब से भी ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उसके अंदर उनको तो खुदारा अलहदा अच्छा, जो लोग नहीं हैं एक तो उनको लाना चाहिए, लेकिन जो इस बातचीत का दरवाजे खोलना ही नहीं चाहते, अलहदगी चाहते हैं, क्या उनके साथ बातचीत मुमकिन ही नहीं है? आप समझते हैं उनको बाहर रखा जाए? मेरा ख्याल है सबसे पहला तो देखिए एमनेस्टी देनी चाहिए, आप उनको माफ़ी का ऐलान करें, आम माफ़ी का, उनको ये इजाज़त दें नीचे आएँ, सीज़ फायर दोनों तरफ से, यानी मुकम्मल ये जो किलिंग्स का साइकिल है इसको रोकना चाहिए। और ये जब रुकेगा उसके बाद फिर उनको शायद थोड़ा सा हौसला हो। देखिए शाहजहान बुख्ती साहब ने 8 नुकात पेश किए अभी अगले दिन मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ। उन 8 के अगर 8 के 8 नहीं तो 4, 5, 6 यानी एक गुंजाइश मौजूद है जहाँ पर आप उनसे बातचीत का इनिशिएट कर सकते हैं। तलाल बुख्ती साहब हैं, शाहजहान है, बाकी लोग जो हैं सारे, और कोशिश करनी चाहिए कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी बीजीएस धारे में शामिल किया जाए, उनको वापस लाया जाए। हमारे अपने लोग जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बात आपने 8 नुकात की भी बात की, आम माफ़ी की भी बात की है, ट्रस्ट डेफिसिट है, कहते हैं जी कुरान उठा के उससे मुकर गई फेडरेशन, तो उसको कैसे बहाल किया जाए? सर देखें, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट की तारीख इतनी पुरानी है। मैं अभी देखें, अभी आपको एक सेनेटर वहाँ पे इलेक्ट कराना है, 65 करोड़ आप उसके लिए पैसा देते हैं आउट ऑफ द PSDP। आपने रॉयल्टीज़ बेइंतहा अब तक दी सरदारों को। कब से ये मामला शुरू हुआ हुआ है? हमने जब मामला तय किया सरदारों के साथ किया। एक सवाल पोलिटिकल लीडरशिप को जो वहाँ की बलूचिस्तान की है शुरू से लेकर आज तक, उनको ये पूछना चाहिए कि जो हमें मिला हमने वो कितना अपने लोगों पे खर्च किया। और इस वजह से जो लोग हैं वहाँ पे, उनको कोई भी जो बता दे, और ख़ासतौर पे उनका सरदार बता दे कि इस रियासत ने और इस कौम ने आपका कुछ ख्याल नहीं किया, इस पाकिस्तान की कौम ने, तो वो फिर इस तरीके से उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ पर उनको इस्तेमाल करना मुमकिन हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पोलिटिकल लीडरशिप जिनका ताल्लुक होता है, जब मैंने कहा कि डायलॉग और डेवलपमेंट, क्योंकि ये ना उनके पास पैसे हैं डेवलपमेंट के, ना ये डायलॉग करने के वो हैं, क्योंकि ये सियासी लोग तो हैं नहीं जो फौजी हैं। आपने उनको एक काम दिया कि जी वहाँ पे स्टेट की रेट को कायम किया जाए। भाई स्टेट की रेट वो इस तरह ही कायम कर सकता है कि चौकियाँ लगा देगा, बंदूकें लेके खड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको मारेगा और पकड़ेगा। अब ये साइकिल है जो कि अनफॉर्चुनेटली चला हुआ है। इस साइकिल को रोकने के लिए जो सियासी लीडरशिप है कौमी सतह पे और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उन दोनों को आगे आके मामलात को फौज से लेने हैं कि आप हमें बताइए, हम करते हैं, और अगर उनमें काबिलियत है तो ज़रूर आगे बढ़ें और इन काम को लेके चलें। जहाँ 65 करोड़ और 35 करोड़ हर आदमी को दे रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा वो अवाम के अंदर जाना चाहिए। इससे ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, उनको पता लगेगा कि हमारे लिए भी कुछ काम। ठीक है, एक बात ये कही जा रही है कि जो ख़ास तौर पे वो लीडर बलूचिस्तान के जो बाहर बैठे हैं वो कहते हैं कि सियासी लीडरशिप के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक इनके पास मैंडेट नहीं आता पिंडी से, इस्लामाबाद वालों के पास, हमें इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तासुर कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले जो भी हम ये सोचें कि FC के ऊपर भी मिसाल के तौर पर GHQ का कंट्रोल है, अगर हम ये भी तसव्वुर कर लें, और फौज जो है उस पर तो है ही है। मैंने सवाल ये पूछा अपने कुछ सियासी अकाबरीन जो बलूचिस्तान के हमारे दोस्त हैं, जो लीडर्स हैं, जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप 4, 6, 8, 10 अशखास इकट्ठे होकर क्या कभी आपने जाके जनरल कियानी से ये कहा जी कि हम आपके मिलना चाहते हैं? ये आपके जहन में कौन सा ऐसा विजन है बलूचिस्तान का जिसको कि आप समझते हैं कि फ़ौज जो है वो ला सकती है? आप हमें मौका दें, कुछ उनकी सुने और कुछ उनको बताएं और बोलें कि हमें मौका दें, सियासी लीडर्स को, हमारा ताल्लुक अवाम के साथ है, हम उनके वोटों के साथ आते हैं, हम उनको राय रास्त पे लेके आएंगे अगर आप समझ जाएंगे राय रास्त पे नहीं। यानी खुदा न खास्ता फ़ौज की दुश्मनी बलूचिस्तानियों के साथ तो बलूचियों के साथ तो नहीं है ना। वहाँ पे तो आपने एक जिम्मेदारी दे दी, जहाँ मसला होता है वहाँ फ़ौज को भेज देते हैं कि जाएँ जाके, और उनको सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो चौकियाँ लगाएंगे, वहाँ पे फ़ौज खड़ी करेंगे, उनको गन्स देंगे, जब उन पर हमले होंगे तो आगे से जवाब भी दफा करेंगे अपना। इस साइकिल को रोकने के लिए सियासी लीडरशिप का आगे आना इस वक्त बेइंतहा लाजमी है। पैसा देना चाहिए। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान पे एक इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत है हमारी फेडरल गवर्नमेंट को, और उस इमरजेंसी के अंदर, यानी ये नहीं कि सियासी इमरजेंसी, मेरा मतलब है डेवलपमेंटल इमरजेंसी, ठीक, और ऐसा उसके अंदर काम किया जाए और उस तरीके से काम किया जाए कि वहाँ के लोगों को एहसास हो कि उनकी अपनायत है, लोग उनको चाहते हैं और लोग उनको अपने साथ शामिल करना। सियासी लीडरशिप पे बात मुसलसल हर कोई कर रहा है, लेकिन अगर सियासी लीडरशिप नहीं ये इक़दाम उठाती, शाहजहान के आपने 8 नुकात की बात की, इमरजेंसी डेवलपमेंट इमरजेंसी की बात की, तो फिर क्या तरीका है आवाम के पास, या वो तमाम हल्के जो चाहते हैं कि ये सारा मसला हल हो, वो क्या करें? देखिए, बात यह है कि हमें बलूचिस्तान का कितना दर्द है, सियासी लेवल पे, हुकूमती लेवल के ऊपर, फौजी लेवल के ऊपर कितना दर्द हम रखते हैं। बलूचिस्तान का 44% है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का तमाम रकबा, गो के पॉपुलेशन बहुत कम है,
लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो 60 से 70 लाख की पॉपुलेशन है उसको हमने बिल्कुल फेंक देना है, उसका ध्यान नहीं करना। आफ्टर ऑल हमारे लोग हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर के लोग, डाना रोरा बैकर जो है वो फिर वहाँ पे बुला लेता है कांग्रेस के अंदर, अपनी एक सब कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग कर लेता है। आज वहाँ पे आवाज़ उठी है, कुछ अरसे बाद कहीं और उठेगी। अगर ये भी हमें जगाने के लिए काफ़ी नहीं है और हमें यह एहसास करने के लिए काफ़ी नहीं है कि मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ और हमें अपने रस्तों को किस तरीके से सबक सीखना है और किस तरह बदलना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर तो हम तैयार बैठे हैं सब के सब कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाता है तो हो जाए, या वहाँ पे और स्ट्राइफ आता है, और स्ट्राइफ आए, तबाही आए, लोग बेचारे मरते रहें। देखिए वहाँ पे इस वक्त एथनिक क्लींजिंग, हज़ारे को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, पंजाबी सेटलर जो सेटलर्स हैं, यानी इस तरीके से। तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस ऐसा है कि जिसका मैं समझता हूँ कि इन्हीं तरीकों से उसको रोक